जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी काव्य के नौका विहार चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले के पार्ट में हमने यहाँ तक की लिखित व्याख्या देख लिया था और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। आप सभी लोग हमारी नोट्स देख सकते हो, ठीक है। मैं एक एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आपको अंतिम तक वीडियो में जुड़े रहना है। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, फिर नोट्स में दिखाऊंगा कि कैसे आपको लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स एग्जाम में मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आसानी से फिनिश करते हैं। देखिए, जब पहुँचे चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। समझिएगा, एक एक शब्द को समझिएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि जब हमारी चपला माने नाव, चपला माने नाव, यानी जब हमारी नाव पहुंची माने पहुंच गई बीच धार में, मतलब गंगा नदी के बीच में। यानी जब हमारी नाव बीच धार में पहुंच गई, बीच मझधार में पहुंच गई, यानी गंगा नदी के एकदम बीच में पहुंच गई, तो इससे हुआ क्या कि छिप गया चांदनी का कगार, यानी चांदनी से युक्त जो कगार माने किनारे थे ना, गंगा नदी के जो किनारे थे, कगार माने किनारे, वो क्या हो गए? छिप गए, अर्थात कम दिखाई देने लगे। यानी कभी ये कहते हैं कि जब हमारी नाव बीच धार में पहुंच गई तो इससे हुआ क्या कि चांदनी से युक्त जो किनारे थे वो क्या हो गए? छिप गए, यानी कम दिखाई देने लगे, ठीक है। और उनकी परछाई जो है ना, जल में ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। ऐसा लग रहा था जैसे उनके जो दूरस्थ माने दूर स्थित, तीर माने किनारे थे, गंगा नदी के जो दूर स्थित किनारे थे वो ऐसे दिख रहे थे जैसे दो बाहों से, दो बाहों से मतलब दो बाहों के समान, दो भुजाओं के समान ऐसे दिख रहे थे जैसे दोनों किनारे दो भुजाएं हों, और धारा के कृष माने पतले कोमल शरीर को, और इस गंगा नदी के धारा रूपी कोमल शरीर को आलिंगन माने गले लगाने के लिए, अधीर माने व्याकुल हो रहे हों। ऐसे लग रहे थे जैसे वो यानी गंगा नदी के जो दोनों किनारे हैं, दूर स्थित किनारे जो हैं, दो बाहें हैं, और इस धारा के पतले कोमल शरीर को गले लगाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पेज पे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। समझिएगा, देखिए, अति दूर माने अत्यधिक दूर पर, और कभी कहते हैं कि बीच से देखने पर बहुत दूर पर हमें एक क्षितिज माने, एक क्षितिज पर क्या होता है कि बिटप माल, बिटप माने वृक्षों की माला, यानी क्षितिज पर जो पेड़ लगे हुए थे ना। देखिए, जब हम देखते हैं ना, अपने कहीं से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत दूर आपको दिखाई देगा कि आसमान जो है वो धरती से मिल रहा है, आसमान जो है वो धरती से मिल रहा है, तो उसी जगह को क्षितिज कहा जाता है। तो कभी कहते हैं कि जब हम देखते हैं तो बहुत दूर क्षितिज पर हमको बिटप माल माने वृक्षों की, पेड़ों की लाइनें जो हैं, बिटप माल माने पेड़ों की माला जो है देखने पर ऐसे लग रही है जैसे अपलक, अपलक माने एकटक देखने वाले, नभ माने आकाश के, जो कि एकटक आकाश जो है धरती की ओर देख रहा है ना, तो एकटक देखने वाले आकाश के, विशाल माने बड़े बड़े, नील नयन मतलब नीले नीले नेत्रों के, नीले नीले नेत्रों के, अराल माने तिरछे भ्रू रेखा मतलब भौहें हों, ठीक है। समझिएगा, अत्यधिक दूर स्थित क्षितिज पर स्थित वृक्षों की लाइन जो है या वृक्षों का समूह जो है देखने में ऐसा लग रहा था जैसे एकटक देखने वाले नीले आकाश के, विशाल नेत्रों के, तिरछे भ्रू रेखा मतलब भौहें हों, बरौनियां हों, ठीक है। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। कहते हैं कि एक द्वीप, द्वीप तो आप जानते ही हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है मैदान, उसको द्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि माँ के उर पर, जैसे माँ के वक्षस्थल पर उनका बच्चा सोता है ना, तो वैसे ही कहते हैं कि माँ के उर पर शिशु सा समीप, यानी कि गंगा माँ के उर माने वक्षस्थल पर एक छोटे से शिशु के जैसे, शिशु सा मतलब एक शिशु के समान, समीप माने पास में ही, सोया, सोया माने सो रहा है या स्थित है, सोया का मतलब आप क्या लिखेंगे? स्थित है। धारा में मतलब गंगा जी की धारा में एक द्वीप, एक मैदान जो है
वो स्थित है। ठीक है, माँ के वक्ष स्थल पे जैसे उनका छोटा सा शिशु जो है सोता रहता है, वैसे ही गंगा जी की धारा में एक द्वीप जो है सोया हुआ है। कैसे सोया हुआ है? उर्मिल माने चंचल लहरों के प्रवाह माने बहाव को, कर प्रतीप मतलब विपरीत करता हुआ, उल्टा करता हुआ, या लहरों के बहाव को रोकता हुआ एक द्वीप जो है गंगा जी की धारा में सो रहा है। ठीक है, वह कौन बिहग क्या बिकल को के उड़ता हर निज बिरह शोक। समझिएगा, उड़ता हरने निज बिरह शोक। कवि ने एक पक्षी देखा। ठीक है, एक पक्षी देखा तो पक्षी ऊपर उड़ रहा था और उसकी परछाई जो है गंगा जी की जलधारा में दिखाई दे रही थी। ठीक है, परछाई गंगा जी की जलधारा में दिखाई दे रही थी। तो कवि कहता है कि जो मैंने यहाँ पे पक्षी देखा वह कौन बिहग माने पक्षी, वह कौन सा पक्षी है? वह कौन सा पक्षी है? क्या बिकल माने व्याकुल, कोक माने चकवा पक्षी है। देखिए, चकवा चकवी दो पक्षी होते हैं। चकवा चकवी जो होते हैं वो क्या होते हैं? रात्रि में अलग हो जाते हैं और वो एक किनारे पर चकवी हो जाती है, दूसरे किनारे पर चकवा हो जाता है, और सुबह वो पुनः दोबारा मिलते हैं। ठीक है ना, तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि क्या जो मैंने पक्षी देखा, क्या ये वही बिकल कोक माने व्याकुल चकवा पक्षी है? क्या ये वही व्याकुल चकवा पक्षी है जो अपने विरह के दुख को, विरह शोक माने विरह के दुख को, निज माने अपने, हरने माने दूर करने के लिए, उड़ता माने उड़ रहा है, उड़ता माने उड़ रहा है, छाया की को बिलेक मतलब अपनी परछाई को, छाया की मतलब अपनी परछाई को, कोकी मतलब चकवी, बिलोक माने देख करके। तो गंगा जी में उसने देखा कि उसकी परछाई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उस परछाई को देख करके उसे ऐसा लगा कि ये चकवी है और उसी को पाने के लिए वो अपनी परछाई के पीछे उड़ता चला जा रहा है। तो कवि कहते हैं कि जो मैंने पक्षी देखा, क्या ये वही पक्षी है, व्याकुल चकवा पक्षी है, जो अपनी चकवी से विरह के दुख को हरने माने दूर करने के लिए अपनी ही परछाई को चकवी समझ करके उड़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक का व्याख्या चलो देख लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे जब पहुंची, दूसरी तरफ का बिलोक, डैश डैश करें संदर्भ पूर्वक। देखिए, संदर्भ इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, फिर से लिख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नौका विहार शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कविवर सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, व्याख्या। कवि की नाव जब गंगा के मध्य धार में पहुंचती है तो वहां से चंद्रमा की चांदनी में चमकने वाले रेतीले तट स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। कवि को दूर से दिखते दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हो या गले लगाना चाहते हो, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रखी हैं। दूर क्षितिज पर कतारबद्ध यानी लाइन से लगे हुए वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हैं। ठीक है, और धरती को एकटक निहार रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि वहाँ पास ही एक द्वीप है जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। उस द्वीप को देखकर कवि को ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा है। वहीं गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कवि सोचने लगता है कि वही क्या, देखिए, कि क्या यह चकवा तो नहीं है जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझ उसे पाने की चाह के लिए विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल होकर आकाश में उड़ता जा रहा है। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद, अलंकार, उपमा रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। पतवार घुमायब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डाड़ों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन सिफार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सीरल मल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। समझिएगा, कवि कहते हैं पतवार घुमा, यानी हम अपनी पतवार उसको कहते हैं जिसके सहारे नाव चलाया जाता है। इसको डांड़ भी कहते हैं। तो ये डांड़ शब्द और पतवार शब्द दोनों का सेम अर्थ ही है। ठीक है ना, तो पतवार के द्वारा हमने नौका को घुमा दिया है। ठीक है, और अब प्रतन माने कम हो गया है, भार माने वजन,
प्रतनु माने दुर्बल भी होता है, कमजोर होता है, भार माने भार, यानी नौका जो है जैसे ही बीच में पहुंची तो हमने उसको मोड़ दिया, ठीक है। और जब मोड़ने की कोशिश किया, देखिए पतवार को हमने जैसे ही घुमाया तो नाव का भार जो है कम हो गया, ठीक है। वो प्रतनु भार मतलब नाव का भार कम हो गया और हमारी नौका घूमी विपरीत धार, और हमारी नाव जो है विपरीत धार मतलब दूसरी दिशा में मुड़ गई, दूसरी धार की ओर मुड़ गई, ठीक है। जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ हमारी नाव घूम गई। डाड़ों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन इस पार, बिखराती जल में तारहार। कभी कहते हैं कि डाड़ों के चलने से यानी पतवारों के चलने से ऐसा लग रहा था, देखिए पतवार जैसे ही चल रहे थे तो पानी में फेन उत्पन्न हो रहा था। फेन इस पार मतलब बहुत ज़्यादा फेन उत्पन्न हो रहा था। तो कभी कहते हैं कि ये फेन जो है मुक्ताफल माने मोतियों की तरह लग रहा था। फेन जो है मुक्ताफल माने मोतियों की तरह लग रहा था। तो डाड़ों के चलने से ऐसा लग रहा था जैसे ये पतवार रूपी जो हैं, ये पतवार जो है अपनी करतल माने अपने हथेलियों को, पसार माने फैला करके, ऐसा लग रहा था जैसे पतवार अपनी हथेलियों को फैला करके उसमें फेन रूपी मोतियों को भर भर करके, फेन रूपी मोतियों को भर भर करके बिखराते मतलब बिखरा रहे हों, ठीक है। जो जल में तारहार, तारहार मतलब तारों के हार के समान दिखाई देता है। जो जल में तारों के हार, तारहार मतलब तारों के हार के समान दिखाई देता है, क्योंकि तारों की चमक भी दिखाई दे रही थी यहाँ वहाँ और फेन भी साथ में था, तो दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तो कभी कहते हैं कि डाड़ों के चलने से, पतवारों के चलने से फेन उत्पन्न हो रहा था। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे पतवार अपनी हथेलियां फैला करके उसमें फेन रूपी मोतियों को इकट्ठा कर रहे हैं, और जब वो पतवार से बाहर फेंका जाता था तो उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे गंगा जी के जल में तारहार यानी तारों की माला को, तारों के हार को कोई तोड़ करके बिखेर रहा हो, ठीक है। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां, जल में चल रेखाओं सी खिंच तरल सरल। और देखिए कभी कहते हैं कि चंद्रमा की रश्मियां माने किरणें जो हैं, चंद्रमा की रश्मियां जो हैं नाचती मतलब नाच रही हैं, जल में चल मतलब जल में चल चल करके, चंद्रमा की किरणें जो हैं जल में नाच रही हैं, जल में गति से युक्त होकर के नाच रही हैं। और उसको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे चांदी के सांपों के समान, चांदी के सांपों के समान, रलमल माने रिल मिलाती हुई, झिलमिलाती हुई, चांदी के सांपों के समान, रलमल माने रिल मिलाती हुई, ठीक है। कोई रेखाओं सी मतलब रेखा जो है, खींच माने खींच जाती है, सरल माने सिंपल, तरल माने जल में, ठीक है ना। यानी गंगा नदी के शांत जल में ऐसा लग रहा था जैसे चांदी के सांपों के समान कोई रेखा खींच गई हो, ठीक है। चांदी के बने हुए सांपों के समान कोई रेखा खींच गई हो, क्योंकि चंद्रमा की किरणें जो हैं बहुत ज़्यादा चमक रही थी, ठीक है। आगे देखिए, लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उडु झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। आगे कभी कहते हैं, देखिए फेनिल, फेनिल मतलब फेन से युक्त जल, फेनिल मतलब फेन से युक्त जल, फेनिल मतलब फिनाइल मत लिखिएगा। देखिए फैले फूले जल में फेनिल। कभी कहते हैं कि जो चंद्रमा का पानी, वो गंगा जी का जो पानी है ना, बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है, लहरों से युक्त था। तो कभी कभी 100 चंद्रमा दिखाई देने लगते थे, एक चंद्रमा की परछाई 100 जगहों पर दिखाई देने लगती थी। तो ऐसा लगता था जैसे 100 चंद्रमा आ गए हों, और 100 उड़ू माने तारे, झिलमिल माने झिलमिला रहे हों, 100 तारे कभी कभी दिखाई देने लगते थे। तो 100 चंद्रमाओं और 100 तारों के प्रतिबिंब को देख करके कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे जल में फेनिल मतलब फेनिल जल में, जल में फेनिल मतलब फेन से युक्त जल में ऐसा लग रहा था जैसे लहर रूपी लतिकाएं या लताएं, लहर रूपी लताएं जो हैं फैले फूले मतलब फल फूल रही हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे 100 चंद्रमाओं को और 100 तारों को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे फेन से युक्त गंगा जी के जल में लहर रूपी लताएं जो हैं फैल फूल रही हैं या फल फूल रही हैं, ठीक है। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले साँझ था, हम बढ़े घाट को साहत साह। कभी कहते हैं कि अब हम क्या हो गए, किनारे की तरफ पहुंच गए, ठीक है। तो किनारे की तरफ उथला था, उथला था मतलब ज़्यादा गहरा नहीं था। सरिता माने नदी का, प्रवाह माने बहाव, यानी नदी का बहाव ज़्यादा तेज भी नहीं था और किनारे उथले हुए थे, यानी ज़्यादा गहरा भी नहीं था।
अब हम लग्गी, लग्गी किसको कहते हैं? लकड़ी होती है, बांस की लग्गी होती है, कई लकड़ियों की लग्गी बना ली जाती है। लग्गी जानते हैं नाव में रखी होती है, जिसके द्वारा यमुना नदी या गंगा नदी की थाह नापते हैं लोग, ठीक है ना, कि कितनी गहराई है। यानी लग्गी से ले ले सहज थाह, यानी अब हम सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, आसानी से गंगा नदी की थाह को लग्गी से ले रहे हैं, अर्थात लग्गी से नाप ले रहे हैं कि कितनी गहरी है हमारी गंगा माता, ठीक है। और हम बढ़े घाट को सहोत्साह, और सहोत्साह मतलब उत्साह पूर्वक हम घाट की ओर, किनारे की ओर तेजी से बढ़ गए। देखिए आप लोग एक तरफ लिखेंगे पतवार घुमा, दूसरी तरफ को सहोत्साह। संदर्भ पूर्वक व्याख्या, कवि कहते हैं कि जब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुंची और उसका भार अत्यधिक कम हो गया, तब मैंने पतवारों को घुमाकर नाव को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया, ठीक है। पतवारों के चलने से पानी में झाग उत्पन्न हो रहा था। इस दृश्य को देख करके कवि को ऐसा आभास होता है जैसे पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तथा तारों रूपी माला को तोड़ तोड़ कर जल में बिखेर रहे हैं। पतवारों के चलने के कारण जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों की तरह चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही हैं। चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार नृत्य करती हुई सी दिख रही हैं जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं खींची हुई हों। एक साथ बहुत सी लहरों के उठने के कारण एक चंद्रमा 100 चंद्रमा और एक तारा 100 तारे बनकर झिलमिला रहे हैं। उन्हें देख ऐसा आभास होता है जैसे गंगा रूपी खेत में लहरें रूपी लताएं फल फूल रही हैं। किनारे की ओर लौटते हुए कवि कहते हैं कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साहित होकर घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद, अलंकार उपमा रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर में आलोकित सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। समझिएगा एक एक शब्द को। कभी कहते हैं ज्यों माने जैसे जैसे, ज्यों ज्यों मतलब जैसे जैसे हमारी नाव जो है लगती माने लगती जा रही है, पार माने पार यानी किनारे की ओर, ज्यों ज्यों हमारी नाव किनारे की ओर लगती जा रही है तो उर में आलोकित सत विचार, तो उर में मतलब मेरे हृदय में, आलोकित मतलब प्रकाशित होते हैं, सत माने सैकड़ों, विचार माने विचार, मेरे हृदय में सैकड़ों विचार आते हैं, मेरे मन में सैकड़ों विचार आते हैं, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि इस धारा सी जीवन का क्रम, कि इस धारा के समान ही, इस जलधारा के समान ही इस संसार का क्रम है, ठीक है। इस धारा के समान ही इस संसार का क्रम है। जैसे ये धारा निरंतर चलती रहती है ना, वैसे ये संसार भी निरंतर चलता रहता है, ठीक है। शाश्वत माने निरंतर, शाश्वत माने निरंतर इस जीवन का उद्गम, अर्थात जैसे जैसे धारा का उद्गम होता है ना, उद्गम माने आविर्भाव या उत्पन्न होना, किसी जगह से निकलना, जैसे धारा किसी एक जगह से निकलती है ना, वैसे ये जीवन भी किसी न किसी जगह से प्रारंभ होता है और निरंतर चलता रहता है। शाश्वत माने निरंतर, शाश्वत इस जीवन का उद्गम अर्थात आविर्भाव से लेकर के, शुरुआत से लेकर के ये जीवन जो है इस धारा के समान ही शाश्वत है, निरंतर है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, अर्थात जैसे पानी की गति होती है ना, पानी जो है जिस प्रकार स्पीड से चलता रहता है, वैसे ही ये मनुष्य का जीवन भी शाश्वत है, मनुष्य के जीवन की गति भी शाश्वत है, मतलब निरंतर है, लगातार है। और जैसे पानी जो होता है ना, संगम, संगम माने एक जगह पे मिलता है, फिर आगे बढ़ता है, दूसरी जगह पहुंचता है, फिर आगे बढ़ता है, तीसरी जगह पहुंचता है, वहाँ फिर मिलता है किसी अलग पानी से, तो वैसे ही इस मनुष्य का जीवन भी संगम के समान है, शाश्वत है, निरंतर संगम है, अर्थात इसका कहीं ना कहीं पे मिलन होता है, फिर अलग होता है, फिर मिलन होता है, फिर अलग होता है ना। यानी मनुष्य का जीवन भी संगम की तरह है। और शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। कभी कहते हैं कि आकाश के नीले विकास, यानी आकाश का नीला होना, आकाश का नीला विकास भी शाश्वत है, यानी निरंतर है, सदियों से ये नीला ही रहा आता रहा है, ठीक है। आकाश का नीला होना भी शाश्वत है, निरंतर है। और चंद्रमा का यह रजत हास, अर्थात चंद्रमा का रजत माने चांदनी के समान, हास माने हंसना, चंद्रमा का
रजत माने चांदी के समान हंसी, अर्थात चंद्रमा की चांदनी जो है ये भी शाश्वत है, निरंतर है, ठीक है, कभी न नष्ट होने वाली है, अर्थात सदियों तक रहने वाली है। और शाश्वत लघु लहरों का विलास, अर्थात छोटी लहरों का आनंद, छोटी लहरों का विलास, छोटी लहरों का आनंद जो है ये भी शाश्वत है, निरंतर है, हमेशा बना रहेगा। ये जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। समझिएगा, कभी कहते हैं कि हे जग जीवन के कर्णधार, मतलब कि जग जीवन मतलब इस संसार रूपी जीवन के निर्माता, कर्णधार मतलब इस संसार रूपी जीवन के निर्माता, चिर जन्म मरण के आर पार, सदियों से जन्म मरण मतलब जन्म और मृत्यु के, आर पार मतलब आर पार जाने का ये क्रम जो है चलता रहता है। इसमें कुछ आपको अपने से ऐड करना पड़ेगा। पूरे चैप्टर में जैसा कि हमने अपने से ऐड किया है वैसे ही यहाँ पर भी अपने से ऐड करना पड़ेगा। यानी कि इस संसार के निर्माता ने, हे जग जीवन के कर्णधार मतलब इस संसार के निर्माता ने किया क्या है कि जन्म मरण के आर पार, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से आर पार जाने के लिए, जन्म और मृत्यु के चक्र से आर पार जाने के लिए शाश्वत माने निरंतर जीवन रूपी नौका विहार को बनाया है, अर्थात जीवन रूपी नौका को बनाया है, ठीक है ना। इस जन्म मरण के चक्र से आर पार जाने के लिए जीवन रूपी नौका का निर्माण किया है, और ये जीवन रूपी नौका जो है शाश्वत है, निरंतर है, सदियों तक चलने वाली है, ठीक है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतत्व दान। यानी कवि कहते हैं कि मैं ये तो भूल ही गया। क्या भूल गया? कवि कहते हैं कि मैं तो चिंता में पड़ गया था और अपने अस्तित्व का ज्ञान ही, अपनी सत्ता का ज्ञान ही भूल गया। मैं ये भूल गया कि मैं भी मानव में ही, मतलब मैं भी मनुष्य जाति में जन्म लिया हूँ और मैं भी जन्म मरण के चक्र में ही हूँ, ठीक है ना। मैं भूल गया अपने अस्तित्व का ज्ञान, अपनी सत्ता का ज्ञान, और ये भूल गया कि जीवन का यह शाश्वत प्रमाण जो है, ठीक है ना, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण जो है, करता मुझको अमृतत्व दान, अर्थात मुझको अमरता का दान प्रदान कर रहा है। ये जीवन की शाश्वत प्रमाण मतलब जीवन की निरंतरता का ये प्रमाण जो है, जीवन की निरंतरता का प्रमाण जो है, ये मुझको अमरत्व दान, अर्थात ये मुझको अमरत्वता प्रदान कर रहा है, अमरता प्रदान कर रहा है। अमरत्व मतलब अमरता या अमरत्वता, ठीक है। ये मुझको अमर तत्व प्रदान कर रहा है, अमरता प्रदान कर रहा है। जीवन का यह निरंतर चलने वाला प्रमाण जो है, ये मुझको अमरता प्रदान कर रहा है। ये बात तो मैं भूल ही गया था, कवि कहते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक की व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ लिखेंगे ज्यों ज्यों लगती, दूसरी तरफ अमृतत्व दान, ठीक है, डैश डैश करना, संदर्भ पूर्वक व्याख्या। कवि कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठते हैं। ऐसा लगता है मानो इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के जैसे ही है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, आगे बह चुके जल का स्थान पीछे का जल ले लेता है, उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है। कवि कहते हैं कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है। चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी, अर्थात चांदनी भी चिरस्थायी है। लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। कवि कहता है कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत कर्म बनाए रखते हैं। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। कवि आगे कहते हैं कि चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का, सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की सातत्वता का जल धारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृतत्व प्रदान करता है, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद, अलंकार, उपमा रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना है, लर्न विथ आरपी लिखना है, मेरा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।